आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 11। जेलर एम खान के चेहरे के सारे भाव शांत थे। वे किसी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे कि एक सिपाही ने आकर सैल्यूट किया। ध्यान भंग न होने पर सिपाही पुनः और तेजी से सैल्यूट करता है। इससे उनका ध्यान सिपाही की ओर गया। वह बिना सर उठाए वे कहते हैं, 348 को ले आओ। कुछ देर में सिपाही के पीछे 338 नंबर का कैदी था। सिपाही उसे छोड़कर जा चुका था। एम खान अभी भी फाइल में लगे थे। नमस्ते सर। ओह विवेक। एम खान अब सर उठाकर अपने सामने खड़े एक नौजवान को गौर से देखते हुए कहते हैं, आओ विवेक बैठो। वे उनके इस अकस्मात व्यवहार पर चौंक जाता है। जिसे समझते हुए जेलर आगे कहते हैं, तुम यही सोच रहे होगे ना कि हमेशा की तरह मैंने तुम्हें 338 क्यों नहीं बुलाया? जी हाँ। उसका स्वर बेहद सूक्ष्म था। इसलिए कि आज से तुम कैदी नहीं रहे, तुम्हें आज़ादी मिल रही है। इससे पहले कि विवेक कुछ पूछ पाता वे आगे कहने लगे, तुम्हारे अच्छे व्यवहार बर्ताव और तुम्हारी विधि में प्रथम श्रेणी आने से सरकार ने तुम्हें 15 दिन पहले ही मुक्त कर दिया है। क्या मेरा रिजल्ट आ गया है? हाँ, मैं खुद बहुत हैरान हूँ। तुम्हारे जैसे मेधावी शांत इंसान किसी के कत्ल जैसे इंसान में कैसे आ सकता है? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? जेलर अब टहलते हुए विवेक के बिल्कुल पीछे आ गए थे और अपनी नज़र से उसी को गड़ाए थे। वह विवेक पूरी तरह से खामोश बना हुआ था। ठीक है, तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये तुम्हारे कपड़े, रुपए और किताबें हैं। सभी सामान मेज पर रखते हुए वे कहते रहे, विवेक तुमने अपने इन 3 सालों में कानून का खूब अध्ययन किया, जिसमें तुम प्रति श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुए हो। तो कम से कम कानून तुमसे ये उम्मीद तो कर ही सकता है कि तुम अब कानून का उल्लंघन तो कभी नहीं करोगे। सामान उठाते हुए विवेक बेहद संजीदगी से कहता है, जी बिल्कुल। अब कानून को अच्छे से समझने के बाद अब मैं जो कुछ भी करूँगा कानून के दायरे में रहकर करूँगा। वैसे अब आगे क्या सोच रखा है तुमने विवेक? वे पुनः अपने स्थान पर बैठते हुए पूछते हैं, ये तो मैं अभी खुद भी नहीं जानता जेलर साहब। बस मुझे तो पहले वहाँ जाना है जहाँ मेरा अतीत अपनी अधूरी कहानी के साथ खड़ा है। कहते कहते उसकी आंखें सोचने के ढंग से सिकुड़ती चली गई। आगे के लिए गुड लक विवेक, कहते हुए जेलर अपनी फाइल को दराज में डाल देते हैं। विवेक खुले गगन के नीचे आज़ादी का पहला कदम रखता हुआ मन ही मन बुदबुदाता है, मैं वापस आ रहा हूँ देवांश, तुम्हें बर्बाद करने। मुड़कर वे एक आखिरी नज़र जेल की तरफ देखता है, लेकिन जल्दी ही वे पलटकर चौड़ी सड़क पर तेज कदमों से चल देता है। दिन भर की व्यस्त दिनचर्या के बाद अरुण कमरे में आते गर्दन में कसी टाई खींचकर एक किनारे फेंक कर कोट शर्ट को खुद से अलग करता उन्मुक्त हो तब बिस्तर पर लेट गया था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पर शुरुआत कैसे करे अभी इस पर सोचते हुए उसने सिगरेट की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में तेजी से क्षितिज प्रवेश करते अरुण की तरफ आता है। उसकी मौजूदगी होते ही अरुण पैकेट तकिया के नीचे सरका देता है। चाचू। क्षितिज बेटा, अभी मैं आराम करूँगा तो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ तुमसे। अरुण अपनी तन्हाई में अपनी सिगरेट की तलब के लिए व्यग्र हो रहा था। चाचू, मैं तो आपको ये बताने आया था कि इस बार भी मुझे मेरे सोशल इंस्ट्रक्शन में ग्रेड ए नहीं मिला। क्षितिज रूठा हुआ सा उसके बगल में मुंह फुलाए बैठ जाता है। इस पर अरुण उसे अपनी बाहों के बीच समेटता हुआ कहता है, क्यों बेटा, मैं तो गया था ना तुम्हारे स्कूल। हाँ चाचू, यही मैंने अपनी मैम से भी पूछा, तब उन्होंने कहा कि जब तक डैडू और मम्मा साथ में नहीं आते तब तक इसमें ए ग्रेड नहीं मिलता। कहता कहता नन्हा क्षितिज रुआसा होता हुआ कहने लगा, चाचू वे साथ में क्यों नहीं आते? हमेशा मम्मा जाती है अकेली। आपके आने में भी नहीं मिला मुझे ग्रेड, और प्रतीक है ना, उसे हमेशा एक ग्रेड मिलता है। उसके डैडू मम्मा हमेशा साथ में आते हैं। चाचू डैडू क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके डैडी बहुत बिजी रहते हैं ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए बेटा
पर मैं आपकी उनको बता दूंगा कि अगली बार वे ज़रूर जाएं, ताकि मेरे चैंपियन क्षितिज को हमेशा की ग्रेड मिले। ओके, अब मुस्कुराओ मेरे बच्चा। इस पर वह नन्हा क्षितिज फूल की भांति खिलकर हंस पड़ा, जबकि अरुण जानता था कि ये उसके लिए झूठा आश्वासन ही है। जाते जाते अचानक कुछ याद करते हुए क्षितिज कहता है, अच्छा चाचू, आप चॉकलेट वाली आंटी को ना ज़रूर फ़ोन कर लेना। देखो, उन्होंने आज मुझे बहुत बहुत सारी चॉकलेट दी है। कल मैं अपने सारे फ्रेंड के साथ उन्हें शेयर करूँगा। चॉकलेट वाली आंटी कौन है? अरुण चौंकते हुए पूछता है। वो जो आपकी स्कूल फ्रेंड है ना। ओहो चाचू, आप भी ना कितने भुलक्कड़ हो। अपने माथे पे हाथ मारते हुए वे भोलेपन से कहता है। अरुण समझ गया था कि वे ज़रूर वर्तिका की बात कर रहा होगा। चाचू, आप उनसे बात कर लो ना। अब कि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट हॉलीडे वे मुझे और मेरे फ्रेंड्स को अम्यूजिंग पार्क ले जाएंगी। ओके, मैं कर लूँगा फ़ोन। ओके बाय। ओके बाय चाचू। अपनी बात कहता हुआ क्षितिज फट से कमरे से बाहर हो जाता है। अभी क्षितिज के जाते और उन्होंने सिगरेट के कुछ गहरे कश लिए ही थे कि नौकर अगली दस्तक के साथ आता उसे बता रहा था, छोटे मालिक, वो वर्तिका दीदी आई हैं आपसे मिलने। वर्तिका का नाम सुनते अरुण तुरंत ही चौंकता हुआ करवट लेता बोल उठा, तो कह दो मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। पर मैंने तो कह दिया कि आप हो। उफ़ो, तो कह दो मैं सो रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं जगाई देती हूँ। आवाज़ के साथ दोनों दरवाजे की ओर एक साथ देखते हैं, जहाँ से वर्तिका अंदर प्रवेश कर रही थी। वर्तिका को देखते ही जहाँ अरुण उठकर बैठ गया, वही नौकर बीच में न पड़ता चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। तुम्हें नींद से जगाने ही तो आई हूँ, बहकती हुई कहती वह अरुण के नज़दीक आकर बैठती उसके कंधे से लग जाती है। हाँ, वो जस्ट अभी नींद खुली तुम्हारी आवाज़ से। अरुण सकपकाते हुए उससे दूर होता मजबूरी में सिगरेट एस्ट्रे के सुपुर्द कर देता है। अरुण, कल कहाँ थे तुम? पता है कल रात कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कितना कुछ प्लान कर रखा था मैंने हमारे लिए। चलो आज वही सब करते हैं। अभी बाहर चलो मेरे साथ, कहती हुई उसकी बाजू पकड़ती हुई उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अरे पहले ये तो बताओ, क्या लोगी? चाय? तुम्हारा पूरा समय। कॉफ़ी? अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो अरुण, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वह अपनी गहरी गहरी आंखें उसकी आंखों में डालती हुई उसकी ओर झुकती हुई कहती है, जबकि अरुण उससे बचने पीछे की ओर झुकते हुए कहता है, ओके मैं जूस मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। कहता हुआ अरुण तेजी से उसकी पकड़ से अलग होता हुआ अब खड़ा था। वर्तिका हैरान उसे देखती रही, क्योंकि अरुण तेजी से कमरे से बाहर जा रहा था। अरुण तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि दूसरी ओर से सीढ़ियों से उसे मेनका आती हुई दिखी, जिसे देखते ही तुरंत उसके पास आता हुआ उसे पकड़ते हुए कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, मेरी एक हेल्प कर दो ना। वो वर्तिका आई है ना, उसके पास होते चली जाओ। वो क्या है ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है। वो बैठी बैठी बोर हो जाएगी ना। कहता हुआ अरुण बेखाली में आगे बढ़ते हुए नौकर द्वारा लाई टी शर्ट झट से पहनता हुआ उसे तेजी से चलता हुआ बाहर जाने लगता है, जबकि अपनी जगह खड़ी मेनका इससे हैरान थी, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने वर्तिका उदासी से खड़ी हुई उन्हें ही देख रही थी। विवेक अब स्टैंड पर खड़ा लोकल बस का इंतजार कर रहा था। वे अपनी धुन में सामने सड़क पर दौड़ते शहर को देख रहा था, जो बेपरवाह की तरह बस भागे जा रहा था, जैसे हर किसी को कहीं न कहीं पहुंच जाने की जल्दी हो। पर उसे कहाँ जाना है उसे खुद नहीं पता था। उसकी मंजिल तो अभी खोई हुई थी। वे अपने ख्याल में डूबा सामने देख रहा था। खावो अवो सिंग दाना मौस तिंग दाना। आवाज़ से अचानक से उसकी तंद्रा भंग हुई तो अपने बगल से गुजरते एक लड़के पे उसकी नज़र जाती है, जो गर्दन में टोकरी फंसाए वहाँ घूम रहा था। एक नज़र उसे देखने के बाद विवेक दोबारा अपने ख्याल में खो जाता है, लेकिन वह लड़का आवाज़ देता उसके आसपास घूमता रहा। इस वक्त बस स्टॉप पर विवेक के अलावा कोई नहीं था, और एक बार उसकी ओर देख लेने से शायद से उस लड़के को उससे कुछ उम्मीद बन गई थी। इसे बार बार आवाज़ देता वह उसके आसपास घूम रहा था। विवेक का मन नहीं था, उसका मर्म समझ गया। आखिर अभाव में उम्मीद ही एक ज़रा भी रोशनी किस तरह उनका भूखा पेट पड़ती है, ये उससे बेहतर आखिर कौन जानता।
उसका मन नहीं था, फिर भी वह अपनी जेब टटोलता हुआ एक 20 का नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ाता है। ये देखते वह लड़का जैसे इसी बात के इंतजार में था। वह तुरंत खुश होता हुआ बोलता है, खूब मस्त बना वो साहब, एक बार खाओगे तो दोबारा मुन्ना भाई को ढूंढते आओगे। ये लो साहब, एक्स्ट्रा मसाला, एक्स्ट्रा टेस्टी। कहता हुआ वह अपने अभ्यस्त हाथ से सींग दाना बनाता हुआ एक पोंगी उसकी ओर बढ़ा देता है। विवेक उसे ले लेता है। उसका मन तो नहीं था, पर बस में आने की देरी और उबाऊ वक्त काटने वह पोंगी को देखने लगता है कि तभी उसे लगता है जैसे उसने कुछ देखा है, और पल में पोंगी खोल देता है, जैसे सारे सींग दाने वहीं ज़मीन पर बिखर जाते हैं। लड़का अभी वहाँ से गया नहीं था, इसलिए ये सब देखता वह भी हैरान रह जाता है, जबकि विवेक अब उस कागज़ के टुकड़े को खोल कर घूरते हुए उसे देख रहा था। दीवान के बढ़ते कदम, हेडलाइन देखते जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया, और अगले ही पल वह कागज़ को मुट्ठी में भींचते हुए उसे कोने के कचरे की ओर फेंक देता है। तभी वहाँ सवारी से खचाखच भरी बस आती है, जिस पर चढ़ने के लिए विवेक उसकी ओर अब बढ़ गया था। अरुण अपनी भाभी को क्षितिज के मन की बात बता देता है, जिसे आंख झुकाए भूमि चुपचाप सुन लेती है। बाकी उसके मन में एक ऐसा तूफान उठने लगा था, ये हर बार वह सबसे छिपा ले जाती थी। हमेशा की तरह आधी रात में आकाश अपने कमरे में लौटा था। नशे में चूर आते वह बिस्तर पर गिर पड़ा था। भूमि यूं तो ना उसका अब कभी इंतजार करती थी, ना वे एक साथ होकर भी साथ रहते। हालांकि आज क्षितिज के लिए वे आकाश का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी तो बात करने लायक हालत ही नहीं थी। भूमि एक नज़र उसकी हालत देखती है, फिर मन मसोजे वापस अपने कमरे में चली जाती है। रंजीत नाम था ऊंचाइयों का, चाहे वह बिजनेस में हो या समाज से छिपे अपने स्मगलिंग के काम में। इस कारण उसका अच्छा खासा खौफ सब में बना रहता था, और इसमें उसका सीधा हाथ था सेल्विन नाम का जवान बंदा, जो रंजीत का चलता फिरता दिमाग था, उसकी हर काले सफ़ेद काम का पूरा जानकार और हमराज भी। उसके बिना न रंजीत को सोचता था और ना ही करता। अभी वे अपने नए कंसाइनमेंट ऑर्डर पर बात कर रहे थे, तभी रंजीत के घर की एक नौकरानी रानी आकर उसे वर्तिका के बारे में बताती है कि दिन से उसने ना कुछ खाया है और ना ही कमरे से बाहर ही नहीं निकली है। रंजीत ने रानी को खास वर्तिका की देखरेख के लिए रखा था। साथ ही उसे ही बस इस बात की इजाज़त थी कि वे कभी भी आकर उसे वर्तिका के बारे में खबर कर सकती थी। वे एक प्रौढ़ स्त्री थी और काफ़ी समय से वर्तिका की देख रेख में लगी थी। उससे वर्तिका का हाल सुनते अब रंजीत का रुकना असंभव हो गया और तुरंत उसके कमरे तक पहुंचा। कमरा खुला था और घुमा के अंदर प्रवेश करता वह घर का सबसे शानदार और बड़ा रूम था। लेकिन आज उस अंदर कमरे में प्रवेश करते एक नज़र कमरे को देखते उसके होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई भूचाल आया हो। हर एक सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। साफ नजर आ रहा था कि किस तरह वर्तिका के कोप का भाजन बना था वह कमरा। दीवार की टंगी पेंटिंग से लेके कोने कोने सजे सजावटी सामान, कबर्ड के कपड़े, यहाँ तक कि कांच की मेज भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पड़ी थी। रंजीत फर्श के पड़े कांच से बचता हुआ अंदर के कमरे में जाता है, जहाँ बिस्तर पर पड़ी वर्तिका अभी तक सुबक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत देर रोने के बाद की नींद में भी वे अभी तक हिलकी ले रही हो। उसकी हर आहट उसका दर्द बयां कर रही थी। ये सब रंजीत के लिए दिल दहला देने वाला दृश्य था। अपने दिल की टुकड़ा बहन, जिसका एक आंसू वह नहीं देख सकता था, वह आज आंसुओं की नदी में गोता लगा रही थी। अब तो इसकी वजह जानने को वह वर्तिका के पास पहुंचता, उसके बगल में बैठता, प्यार से उसका सर सहलाने लगता है। मेरी गुड़िया। वह उसका सर सहलाते उसे पुकारता है। वर्तिका भी जैसे उखड़ी नींद सोई थी। रंजीत का स्पर्श पाती तुरंत आंख खोल कर बैठती है और बेसब्र होकर उसका हाथ पकड़े फिर से बिलख कर रो पड़ती है। उसकी ऐसी हालत पर रंजीत अब उसका चेहरा दोनों हाथ में लेता कह रहा था, क्या हुआ बच्चा, तुम्हें ये सब पसंद नहीं? कोई बात नहीं, मुझे भी अभी 2 साल पुराना इंटीरियर बेकार लगने लगा था। कल ही देखना, तुम्हारे कमरे को एक नया लुक देने मैं बेस्ट इंटीरियर डेकोर को बुलाता हूँ। फिर मेरी बहन जो चाहेगी वही उसके कमरे में रहेगा।
बस एक बार बता भर दो, मेरी प्यारी गुड़िया को क्या चाहिए। कहीं भी होगी वो चीज़, वादा है वो मेरी वर्तिका के पास होगी। बोलो क्या चाहिए, बताओ बच्चा। तुम उस चीज़ का नाम भर लो, मैं उसे ला कर दूंगा। अरे रंजीत की अधूरी बात के बीच में काटते हुए वर्तिका अपनी भीगी आवाज़ में कह उठी। रंजीत जानता तो था पर वर्तिका उसे लेके इतना आकुल होगी ये उसे अंदाज़ा नहीं था। पर नाम लिया है तो वो उसे देना ही होगा। आखिर यही वादा तो रहा है उसके बहन का उससे। बस इतनी सी बात। इस वर्तिका रोना बंद करती हैरान नजरें अपने भाई की ओर डालती है, जो अभी बड़े प्यार से उसका सर सहलाते हुए कह रहा था, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वैसे भी ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं जो मेरी बहन की पहुँच से दूर हो। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हिचकती हुई वर्तिका कहती है। तेरा एक शब्द ही मेरे लिए पूरी की पूरी कहानी होती है। मैं मुस्कुराते हुए उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कह रहा था, बस 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और लौटते ही तुरंत शेर घनश्याम से मीटिंग रखता हूँ और उसके तुरंत बाद बस तुम दोनों की शादी। क्या सच भैया? और क्या, मेरी बात टाल सके अभी ये किसी में दम नहीं। झट मांगनी पर शादी होगी, देखना। और देखना ऐसे धूम से करूँगा अपनी लाडली की शादी कि सालों लोग याद रखेंगे। दुनिया की सबसे बेस्ट दुल्हन बनेगी मेरी गुड़िया। रंजीत कहते जैसे किसी ख्वाब में जीने लगा था। वही वर्तिका की आंखों में दोबारा चमक लौट आई थी। बस यही दुख रहेगा कि उसके बाद किसका मुंह देखकर तेरा भाई दिन की शुरुआत करेगा। तो ही तो है मेरी सारी दुनिया। भैया कहती हुई अपने भाई से लिपट कर वर्तिका एक बार फिर बिलख पड़ती है। रंजीत अभी भी उसका सर सहलाते उसकी शादी का ख्वाब आंखों में बुनना शुरू कर चुका था। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही अभी भी बनी हुई थी। देखकर लग रहा था जैसे शहर की रात दिन में तब्दील हो गई हो। क्लबों होटलों के बाहर गाड़ियों का हुजूम सा नजर आ रहा था। उन सबके बीच विवेक थके कदमों से भी भरसक तेजी से सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। अब वह उन साफ साफ रास्तों को पार करता उनसे काफ़ी दूर निकल आया था, जहाँ दूर दूर तक घनी बस्ती का संसार फैला हुआ था। वहाँ फुटपाथ में गरीबी ओढ़े बिछाए तकदीर के मारे सोए हुए थे। अब चारों ओर उसे घोर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये दुनिया का वे शोर और सन्नाटे का विभाजन था जो पल में अमीर गरीब को अलग कर देते थे। जहाँ चमकता शहर अपनी रौनक में डूबा था, वहीं अभाव के मारे अपनी दुनिया में गुमनाम कहीं गुम थे। चलता हुआ वे शांति कुंज के उसी चरमराते हुए घर के बाहर खड़ा था, जिसके अंदर वे कभी अपने पिता को उनकी बेबसी के साथ छोड़कर चला गया था। एक नज़र में उस बिखरे घर को देखता वे घर के अंदर आता है। प्रवेश करते ही उसकी नज़र चारपाई पर पड़े वृद्ध की देह पर जाती है, जो एक ओर को लेटे बेसुध पड़े थे। बहुत देर तक वह यूं ही खड़ा उसी ओर अपलक देखता रहा। ऐसा करते रहने से उसकी आंखों में खारा समंदर उमड़ आया था। पिताजी, पीछे देखिए, मैं आपका बेटा वापस आ गया। चारपाई की ओर झुकता हुआ विवेक उनके पास खड़ा था। आप कुछ क्यों नहीं कहते पिताजी? क्या नाराज है मुझसे? होना ही चाहिए, आखिर आपको बिना बताए जो चला गया था। विवेक भरी आंखों से उन्हें देखता अपना हाथ उनके सर पर रखता हुआ कहता है, कुछ तो बोलिए, आंखें खोलकर मुझे देखिए तो। मैं वादा करता हूँ कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आपके पास ही रहूँगा। पिताजी, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह पाएंगे। कुछ तो बोलिए। देखिए आपका माथा कैसा ठंडा पड़ गया है, आपको ठंड लग रही होगी। कहता हुआ वह एक चादर अपने पिता को उड़ाने लगता है। पिताजी, वे अब कुछ नहीं बोलेंगे। अचानक की आवाज़ पर विवेक मुड़कर पीछे देखता है। बहुत इंतज़ार किया उन्होंने तुम्हारा, रात दिन तुम्हें ही याद करते रहे, पर जाने अचानक तुम कहाँ चले गए थे। विवेक के चेहरे पे दर्द का सैलाब उमड़ आया था। वह आदमी अभी भी कह रहा था, काश कुछ क्षण पहले आ जाते तो वे भी तुम्हें आखिरी नज़र देख पाते। नहीं, विवेक बुरी तरह चित्कार पड़ा। अब विवेक की नज़र उस आदमी के हाथों पर जाती है जिसमें वह सफ़ेद कफन पकड़े था। तो क्या वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए? विवेक बुरी तरह से चीखता रहा।
मैं जानता हूँ सब उस कमीने की वजह से हुआ है। उसी ने बर्बाद कर दिया मेरा सब कुछ। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं ऐसी दुनिया को आग लगा दूंगा जहाँ ऐसे वहशी दरिंदे खुले आम घूमते हैं। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बदहवासी में चीखता हुआ विवेक बाहर जाने को आतुर होता है। अब तक उसकी चीख से आसपास कुछ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो उसके तेवर देख घबरा जाते हैं। वहाँ इकट्ठा हुए लोग उसे पकड़े थे और विवेक अपनी बदहवासी में अभी भी चीखे जा रहा था। उसका बदन देख ढेरों पसीना छोड़ रहा था। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। आखिर कौन है विवेक और क्या है उसका अतीत और क्यों बदला लेना चाहता है वो दीवान से? इस कहानी को जानने के लिए इस कहानी से जुड़े रहें और सुनते रहें रोजाना इसके नए नए पार्ट। इस कहानी को पसंद आने पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।